So hello everyone. So far we have discussed Indian polity companies rule. In companies rule, we have already discussed some important regulations जिनको कि हम acts बोलते हैं. The first was the Regulating Act 1773. Second we have done Pitt's India Act 1784. And today we will cover the Charter Act of 1833. राइट सो अभी तक की कहानी में हमने ये समझा है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कंपनीज के पास कुछ जो राइट्स थे उनको ब्रिटिश इंडिया ने अपने हाथ में लेने का प्रयास करते रहे वो. तो उसमें जैसे कि हमने देखा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करा. उसमें गवर्नर जो था गवर्नर्स बंगाल में बनाए गए, मद्रास में, बॉम्बे में 3 गवर्नर्स वर देयर. तो इस तरह की कुछ चीजें जो रेगुलेटिंग एक्ट में होती रही. उसके साथ पिट्स इंडिया एक्ट में हमने देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बॉडी बनाई गई जो कि पॉलिटिकल पावर्स, पॉलिटिकल फंक्शंस को देखेगी. उसके साथ साथ कमर्शियल के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स असाइन कर दिए गए थे ऑलरेडी. और अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो कंपनी की जो टेरिटरी एक्सपेंशन है उस पर फोकस करने के लिए लाइक पॉलिटिकल जो हम कह सकते हैं उसमें रेवेन्यू कलेक्शन, ये सारी चीजें जो थी कंपनी का एक तरह से जो होल्ड था वो अब सारा जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ, ब्रिटिश जो इंग्लैंड में. तो उसके साथ अभी चार्टर एक्ट में कुछ और भी रिफॉर्म्स किए गए. चार्टर एक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग हियर द चार्टर एक्ट. पहली चीज जो की गई दैट वाज द गवर्नर General of India. We have already discussed in Regulating Act that there was the governors of 3 states, Bengal and और जो मद्रास and there was the बॉम्बे. लेकिन अभी जो गवर्नर्स थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया and he was the वो कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was made the governor general of India. और who was the first governor general of India at that time? We were discussing 1833, Lord William Bentinck. Lord William Bentinck was made the first governor general of India, who has the supreme rights, who has the supreme powers of the legislatures. दूसरी बात इसमें ये की गई, अभी जो रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पर कुछ पावर्स जो थी वो गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे के पास भी थी. लेकिन जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, नाउ देयर इज नो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल काइंड ऑफ थिंग, वो अब बना दिए गए हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. सो एट दैट टाइम गवर्नर्स जो थे हमारे बंगाल, सॉरी बॉम्बे एंड मद्रास, दे वर हैविंग सम लेजिस्लेटिव पावर्स, कुछ वो लॉज बना सकते थे अपने एरिया में. लेकिन अभी जो है वो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स हैं दे वर डिप्राइव्ड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स. अब इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी दैट वाज टेकन अवे एंड ऑल द लेजिस्लेटिव पावर्स वर विद द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो ये दूसरी ये बात हुई. तो यहां से आप ये समझ सकते हैं कि एक तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए गए, दूसरा डिप्राइव कर दी गई पावर्स ऑफ गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे. सो अभी जो ये सारा गेम चल रहा है दिस इज टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया. अभी ये ब्रिटिश के पास टेरिटरी थी वो सारा इन्होंने एक सेंट्रलाइजेशन कर लिया. प्योरली जो भी यहाँ पर लॉज मेकिंग पावर है दैट इज विद द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज आज के टाइम पे जो प्रेसिडेंट है, इक्विवेलेंट टू दैट. तो उसके बाद अभी यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी की क्या हालत होती है, वी विल सी दैट. तो जो कंपनी है, कंपनी वाज पहले कंपनी एक कमर्शियल बॉडी थी. कंपनी वाज फर्स्ट अ कमर्शियल बॉडी. लेकिन अभी क्या किया गया, कंपनी वाज मेड प्योरली द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. कंपनी की जितनी टेरिटरी थी दैट वाज ऑल नाउ विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो ब्रिटिश पोजेशन में आ गई थी कंपनी की टेरिटरी, राइट. और इसके साथ साथ ये जो सारी कंपनी की टेरिटरी थी विद ब्रिटिश पोजेशन, अभी इंग्लैंड की जो क्वीन थी उनकी हायर्स एंड इनके जो सक्सेसर्स थे दैट विल बी विद दैम. वो उनकी अपनी इनहेरेंट एक प्रॉपर्टी हो गई, ब्रिटिश क्वीन जो भी. तो उसके बाद अब ये कंपनी के साथ क्या करना है, इन्होंने ये सोचा कि अभी ये कोई कमर्शियल बॉडी नहीं रहेगी, सिर्फ ये ट्रेड ही नहीं करेगी. वो पहले ही जान चुके थे, देख चुके थे कि इट इज एक्सपेंडिंग यू नो इन द टेरिटोरियल एरियाज. सो इनको अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया कि अभी इनके जो स्टाफ हैं इनको वो यूज करेंगे फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये चीजें हुई. उसके बाद एक जो और चीज है
अभी तक जो रेगुलेटिंग एक्ट और फिर इंडिया एक्ट तक जितने भी लॉज हम बना रहे थे, दीज लॉज वर कॉल्ड रेगुलेशंस, क्योंकि यहां पर उस टाइम पे गवर्नर्स ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, वो तीनों कुछ ना कुछ लॉज बना रहे थे, एंड दीज वर कॉल्ड रेगुलेशंस. बट यू नो, I have discussed with you in the Charter Act, all the legislative powers of Madras and Bombay, the governors of Bombay and Madras, they were taken away, and all the powers were vested with the Governor General of India, who was the Governor General of Bengal initially. So now all the laws were made this time were called the acts. फिर इंडिया एक्ट में जितने भी लॉज बनाए गए होंगे, they were called the regulation. रेगुलेटिंग एक्ट में जितने भी लॉज बनाए गए, they were called the regulations. But now in Charter Act all the laws were made were called the acts. तो ये एक चीज इसमें हुई. The next important thing that happened was, अच्छी चीज की गई इंडियंस के लिए, तो वो था इसने सजेस्ट किया चार्टर एक्ट में, दे सजेस्टेड द ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन इन सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, टीसीएस और जितने ये बड़ी जो पोस्ट थी एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके लिए ओपन कंपटीशन के लिए सजेस्ट किया द सिलेक्शन इन सिविल सर्विसेज, यानी कि अब इंडियंस को भी ऐड किए जाने का प्रस्ताव यहां पर रखा गया कि इंडियंस को भी अलाउ किया जाए टू सिट इन द ओपन कंपटीशन, टू सिट इन द कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन इन द सिविल सर्विसेज जॉब्स. लेकिन ये एक अच्छा स्टेप था, बट जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, दे रिजेक्टेड दिस आइडिया. तो ओपन कंपटीशन की बात की गई फॉर द सिलेक्शन इन सिविल सर्विसेज, बट दैट आइडिया वाज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. तो रेगुलेशंस लाए गए, काफी सारे लॉज बनाए गए, यहाँ पर भी अच्छे हम कह सकते हैं कि शुरुआत की गई थी इंडियंस को भी लाने की. उसकी भी एक उनकी अलग से मंशा थी, इंडियंस को क्यों वो लाना चाहते थे, खैर वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव स्टेप था इंडियंस के लिए, जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास जो इंडियंस थे उनके लिए ये अच्छी बात थी कि वो सिलेक्शन इसमें ओपन कंपटीशन में जा सकते थे. पर ये अभी हम बात कर रहे हैं चार्टर एक्ट 1833 की, तो यहाँ पर ये नहीं हो पाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स dismissed this idea. So this is all about our this is Charter Act of 1833. तो उसके बाद और सारी चीजें दोबारा आई Charter Act of 1853, तो वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. तो यहाँ पर हमने जो मेन आइडिया देखा, तो चार्टर एक्ट का जो मेन थीम था, दैट वाज द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया. कैसे पता चला हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो एक चीज तो उन्होंने एडवोकेट की, लेकिन वो चीज हो नहीं पाई, दैट वाज द सिलेक्शन जो था उसमें ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज में, उसके जरिए भी एक सेंट्रलाइजेशन आना था, लेकिन वो नहीं हुआ. दैट इज अ सेपरेट थिंग. बट वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया, द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, उसके जो फेवर में काम कर रहा था, दैट वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, ऑल द पावर्स, जितने भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी, लॉ मेकिंग पावर्स, दैट वर विद द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. गवर्नर जनरल ऑफ जो मद्रास थे, बॉम्बे थे, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स वो ले ली गई वापस. और दूसरी बात यहाँ पर जो हमने बात की इसके सेंट्रलाइजेशन के लिए, वो लॉज की थी कि जो लॉज अभी पहले जो थे वो रेगुलेशंस बोले जाते थे, उनको अब एक्ट्स बोला जाने लगा. दैट वाज मेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. उसके साथ हमने बात की कि जो कंपनी थी, कंपनी इज नो लॉन्गर काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी, जो एक तरह से वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने ही भेजी थी वो, लेकिन वो भी एक कंपनी ना रह के, ट्रेडिंग कंपनी, कमर्शियल कंपनी ना रह के, दैट वाज मेड प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. तो उससे जो ब्रिटिश एक्सपेंशन जो था, वो कॉलोनाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि उनको एक तरह से प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड किया गया. तो ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. वी विल कम विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.